Hello, dear friends. I'm Sahil Roy, and welcome back to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 17, and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 401 to question number 425. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, state eligibility test, as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 401 और क्वेश्चन है हमारा, इंडिया अचीव्ड फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट इन विच ईयर। अब ये फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब समझिएगा कि करंट अकाउंट फुल कन्वर्टिबिलिटी मींस फ्रीडम टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अपने देश में आपको पूरी आजादी मिल रही है कि आप फॉरेन एक्सचेंज खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। आज के रेट में भी ये आज अपने देश में आप फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जहां पे आप शेयर्स फॉरेन एक्सचेंज दूसरे देश की जो करेंसीज है ना, फॉरेन एक्सचेंज, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंडिया ने फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन करेंट अकाउंट किस साल में अचीव किया? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1994, दूसरा ऑप्शन है 1991, तीसरा ऑप्शन है 2001 और चौथा ऑप्शन है 2005। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इन द मंथ ऑफ अगस्त 1994। इंडिया अचीव्ड फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन करंट अकाउंट इन अगस्त 1994। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे लिखे हैं, जरा वो भी हम देख लें। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मींस the freedom to convert rupees into foreign currency and back for capital transaction. दूसरा पॉइंट है, इंडिया हैज करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नॉट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। आज भी इंडिया का, अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 चल रहा है, आज भी इंडिया के पास फुल करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 402 और क्वेश्चन है हमारा, current account convertibility means freedom to buy and sell foreign exchange for the following transaction except। जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है उसका मतलब ये होता है कि फ्रीडम टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट, एक चीज को छोड़ करके बाकी आप हर एक चीज के लिए करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे आपको आजादी मिली है कि आप फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इनमें से कौन सा काम आप नहीं कर सकते हैं वो सवाल पूछा है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑल पेमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा ऑप्शन पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तीसरा ऑप्शन मॉडरेट रेमिटेंसेस फॉर फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मनी। ठीक है, ट्रांसफर करना, तो मॉडरेट रेमिटेंसेस फॉर फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस, और चौथा है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड। आप इंडिया में रह करके करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे आपको जो आजादी मिली है, जिसमें आपको जो फ्रीडम मिला है, जिसमें आप इंडिया की करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करा सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और फॉरेन में जाकर के आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, इसकी आजादी नहीं है। बाकी ऊपर जो 3 ऑप्शन है वो आप कर सकते हो, लेकिन आप इंडिया में करंट अकाउंट का पैसा जो भी आपके पास है उससे आप फॉरेन एक्सचेंज खरीद करके इंडिया के बाहर जाकर के कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ये अलाउड नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 403 और क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is the method of disinvestment? इनमें से कौन सा मेथड डिसइन्वेस्टमेंट का है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इक्विटी ऑफर, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस होल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है वेयर हाउसिंग और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए तीनों मेथड में से कोई भी मेथड डिसइन्वेस्टमेंट का मेथड नहीं होता। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू अपने कोई भी शेयर्स जो भी हमने खरीद करके इन्वेस्ट करके रखे ना, उसे ले जा करके हम बेच दें और अपने पैसे लेकर के वापस चले हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इनमें से कोई भी मेथड डिसइन्वेस्टमेंट का मेथड नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 404 क्वेश्चन है हमारा,
कैश कॉम्पेंसेटरी स्कीम वॉज अबॉलिश्ड इन विच ईयर? जो कैश कॉम्पेंसेटरी स्कीम है वो किस साल अबॉलिश किया गया? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1999, तीसरा ऑप्शन है 1991 और चौथा ऑप्शन है फॉल्स, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1991। कैश कॉम्पेंसेटरी स्कीम वॉज अबॉलिश्ड इन द ईयर 1991। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 405। क्वेश्चन है हमारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम वॉज लिबरलाइज्ड इन अप्रैल 1992 टू, इन्होंने बोला कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम थी जिसे लिबरलाइज किया था अप्रैल 1992 में, रीजन क्या था उसको लिबरलाइज करने के पीछे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टू एनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, दूसरा ऑप्शन टू एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी टू एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम वॉज लिबरलाइज्ड इन अप्रैल 1992 टू एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 406। क्वेश्चन है हमारा, एज पर आरबीआई रिकमेंडेशन Basel II framework has been operationalized from, जो Basel II फ्रेमवर्क है आरबीआई के रिकमेंडेशन के बाद ये हमारे देश में कब से ऑपरेशनली शुरू हो गया? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्च 2008, दूसरा ऑप्शन मार्च 2009, तीसरा ऑप्शन मार्च 2007 और चौथा ऑप्शन मार्च 2010। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मार्च 2007। ठीक है, एज पर आरबीआई रिकमेंडेशंस बसेल 2, दैट इज बेसल 2 और बसेल भी बोलते हैं, बसेल 2 फ्रेमवर्क हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड फ्रॉम मार्च 2007। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407। क्वेश्चन है हमारा, द सेक्यूरिटाइजेशन and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act was passed for assisting bank। क्यों पास किया गया था ये एक्ट? और एक्ट था द सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये पास करने के पीछे रीजन क्या था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इन द रिकवरी ऑफ देयर लोन्स, दूसरा ऑप्शन टू गिव मोर लोन्स ऑन लेसर सिक्योरिटी, तीसरा ऑप्शन टू गिव लोन्स बाय टेकिंग मोर सिक्योरिटी और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इन द रिकवरी ऑफ देयर लोन्स। द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट वाज पास्ड फॉर असिस्टिंग बैंक इन द रिकवरी ऑफ देयर लोन्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम? इन चारों में से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम कौन सा पॉइंट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा अनप्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन है नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, तीसरा ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अनएडुकेटेड पीपल और चौथा ऑप्शन है लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ एडुकेटेड पीपल टू द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। तो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम का इसमें से कौन सा प्रॉब्लम नहीं है? तो प्रॉब्लम ऑप्शन सी है, लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अनएडुकेटेड पीपल। इंडिया का जो लिटरेसी रेट है ना वो 2011 के हिसाब से 74.5% है। इंडिया में एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है। इन्होंने बोला लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अनएडुकेटेड पीपल, ऐसा नहीं है, इंडिया में अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल लार्ज नंबर में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 409 और क्वेश्चन है हमारा वीपीटी स्टैंड्स फॉर, वीपीटी का फुल फॉर्म बताइए। पहला ऑप्शन विलेज पब्लिक टेलीफोन, दूसरा ऑप्शन वैल्यू पब्लिक टेलीफोन, तीसरा ऑप्शन
वेरियस पब्लिक टेलीफोन्स, और चौथा ऑप्शन वाल्मीकि पब्लिक टेलीफोन योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विलेज पब्लिक टेलीफोन। वीपीटी स्टैंड्स फॉर विलेज पब्लिक टेलीफोन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 410। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर फॉर पुअर ग्रोथ ऑफ कोस्टल शिपिंग। इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है कोस्टल शिपिंग के पुअर ग्रोथ का। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन पोर्ट डीलेस, तीसरा ऑप्शन ओवर एज्ड वेसल्स, और चौथा ऑप्शन फास्ट हैंडलिंग ऑफ द कार्गो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फास्ट हैंडलिंग ऑफ कार्गोज। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर फॉर पुअर ग्रोथ ऑफ कोस्टल शिपिंग। फास्ट हैंडलिंग ऑफ कार्गो से पुअर ग्रोथ कहां होगा, उससे तो अच्छा ग्रोथ होगा ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, दूसरा ऑप्शन सैलरीज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन इंप्यूटेड रेंट ऑफ एन ओनर ऑक्यूपाइड प्रेमाइसेस, और चौथा ऑप्शन स्कॉलरशिप गिवन टू द बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कॉलरशिप गिवन टू द बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन डी, स्कॉलरशिप गिवन टू द बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412। क्वेश्चन है हमारा मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज। इंडिया में ज्यादातर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा ऑप्शन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और चौथा ऑप्शन टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में जो सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है ना, मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज ड्यू टू, और द मेजर रीजन इज, या टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अ पार्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम इन इंडिया। इनमें से कौन सा इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म्स का प्रोग्राम का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सीलिंग एंड होल्डिंग, दूसरा ऑप्शन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, तीसरा ऑप्शन एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, और चौथा ऑप्शन एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स। ये एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम इन इंडिया। बाकी ऊपर जो 3 थे ना, सीलिंग एंड होल्डिंग ये पार्ट था, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ये भी पार्ट था, एबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम ये भी पार्ट था, लेकिन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो पार्ट नहीं था इंडिया के लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414, और क्वेश्चन है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मैक्सिमम इन विच सेक्टर। जो इंडिया के अंदर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो किस सेक्टर में सबसे ज्यादा है। पहला ऑप्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा ऑप्शन टर्चरी सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो प्राइमरी सेक्टर है एक हिसाब से। ठीक है, पहला ऑप्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा ऑप्शन टर्चरी सेक्टर, और चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मैक्सिमम इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इंडिया के अंदर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला ऑप्शन वॉचिंग टीवी, दूसरा ऑप्शन टीचिंग वंस ओन चिल्ड्रन एट होम, तीसरा ऑप्शन मेडिकल फैसिलिटीज रेंडर्ड बाय अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, और चौथा ऑप्शन अ हाउसवाइफ प्रिपेयरिंग फूड फॉर द हाउस होल्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
medical facilities rendered by a charitable hospital. Option C is the correct answer, which is an economic activity. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 416 और क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगती है उसे कौन सा कॉस्ट कहते हैं? पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन है इम्प्लिसिट कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अकाउंटिंग कॉस्ट. द कॉस्ट इनकर्ड on the factor of production is known as accounting cost. Option A is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 417. क्वेश्चन है हमारा which of the following is considered as an economic cost? इनमें से किसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिडर करेंगे? पहला ऑप्शन है द नॉर्मल रिटर्न ऑन मनी कैपिटल इन्वेस्टेड. जो भी हमने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं उसमें जो भी नॉमिनल रिटर्न मिल रहा है उसको. दूसरा ऑप्शन है सैलरी ऑफ एंटरप्रेन्योर. तीसरा ऑप्शन है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड और चौथा है ऑल ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक कॉस्ट? तो जो ऊपर की तीनों चीजें बोली गई है वो सारा का सारा इंक्लूडेड है इकोनॉमिक कॉस्ट में. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 418 है और क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट मींस. इकोनॉमिक कॉस्ट का आप फॉर्मूला बताइए, क्योंकि नीचे कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं, मतलब पूछ रहे हैं इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब आप बताइए. पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है कैश कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और चौथा है इम्प्लिसिट कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. इस क्वेश्चन को बहुत बार वेरीफाई किया, बहुत सर्च किया, जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है. बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए आपको. इकोनॉमिक कॉस्ट मींस अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 419 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन इज एवरेज प्रोडक्ट एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. इन चारों कंडीशन में पूछा जा रहा है कि किस समय एवरेज प्रोडक्ट उसके मैक्सिमम पॉइंट पे होता है. ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंटरसेक्ट द मार्जिनल प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंटरसेक्ट्स टोटल प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज हाईएस्ट और चौथा है एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए when average product intersect the marginal product. when क्वेश्चन था हमारा when is average product as its maximum point, तो आंसर है when average product intersects the marginal product it is a point when average product as its maximum. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 420 क्वेश्चन है हमारा when is total product maximum. टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट बिकम्स 0, दूसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट्स बिकम 0, तीसरा ऑप्शन एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट और चौथा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज हाईएस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स 0. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट्स बिकम 0 तब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होता है. ठीक है, आप ग्राफ में भी चेक कर सकते हैं, यही ऑप्शन सही है. अगला क्वेश्चन नंबर 421 क्वेश्चन है हमारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ. वेरिएबल कॉस्ट में किसका कॉस्ट इंक्लूड होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बाइंग लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, तीसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम और चौथा ऑप्शन है मटेरियल बॉट. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मटेरियल बॉट. जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उसमें मटेरियल जो भी हमने खरीदा है उसकी कॉस्ट इंक्लूड रहती है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 422 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन द एवरेज कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज मोर देन द एवरेज कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट एट मिनिमम पॉइंट
और चौथा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। अगला क्वेश्चन नंबर 423 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, जब एवरेज कॉस्ट कर्व राइज कर रहा है देन मार्जिनल कॉस्ट, तब मार्जिनल कॉस्ट का क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मस्ट बी डिक्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन मस्ट बी अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन मस्ट बी कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मस्ट बी अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व। व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 424। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारत की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके सिकनेस का कारण नहीं है। सिकनेस का मतलब एक हिसाब से बहुत सारा जो लॉस होता जाता है, धीरे धीरे लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बंद होने की मतलब मरने की स्थिति में आ जाता है, तो सिकनेस वाली बात की जा रही है। सवाल ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी कंडीशन इंडिया की इंडस्ट्रियल यूनिट्स के सिकनेस का कारण नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन लेबर प्रॉब्लम्स, तीसरा ऑप्शन फॉल्टी लोकेशंस और चौथा ऑप्शन लैक ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लैक ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। क्योंकि इंडिया की जो सिकनेस है उसका एक बहुत बड़ा कारण है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। भारत की जो टेक्नोलॉजी ना बहुत पुरानी है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए जो एलपीजी आता है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कराने के लिए फ्री लाइसेंस कर दिया गया था, लिबरलाइज कर दिया गया था उसको। ठीक है, आप जो कैपिटल गुड्स है ना उसको दूसरे देश से बिना किसी परमिशन के आप अपने देश में इंपोर्ट करा सकते हैं। हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज है उसके सिकनेस का एक सबसे बड़ा रीजन है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, दूसरा लेबर प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, हमारे देश में लेबर प्रॉब्लम्स हैं, तीसरा है फॉल्टी लोकेशंस, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम नहीं है? लैक ऑफ कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 425। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। इनमें से कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है? पहला ऑप्शन फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, दूसरा ऑप्शन सैलरीज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन इम्प्यूटेड रेंट ऑफ एन ओनर ऑक्यूपाइड प्रेमाइसेस और चौथा स्कॉलरशिप गिवन टू द बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कॉलरशिप गिवन टू द बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये 25 क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।